नमस्कार दोस्तों, स्टैटिक जीके के इस बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन को पढ़ने वाले हैं और ये सारे प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपके जीएस के सारे सब्जेक्ट मैच हो जाएंगे और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को भी हम लोग चर्चा करेंगे, उन प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करेंगे। और ये सारे प्रश्न जो इस वीडियो में लिए गए हैं, इस क्लास में लिए गए हैं, वो सारे किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। आपकी कोई भी किसी भी स्टेट की तैयारी हो, किसी भी चीज की तैयारी हो जिसमें जीएस पूछा जाता है तो ये क्लास आपके लिए ही है। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि कौन भारत का एक प्रमुख लौ अयस्क क्षेत्र है। तो देखिए भारत के जो प्रमुख लौ अयस्क क्षेत्र हैं उनके बारे में ये प्रश्न पूछ रहा है। तो भारत के प्रमुख लौ अयस्क क्षेत्र है, एक तो आप लोग ध्यान रखेंगे उड़ीसा के बारे में, एक उड़ीसा लौ अयस्क के बारे में पूछ रहा है उड़ीसा, और एक आप लोग ध्यान रखेंगे झारखंड के बारे में। कौन से? उड़ीसा और झारखंड के बारे में। ये भारत के दो प्रमुख लौ अयस्क उत्पादक क्षेत्र हैं। वैसे और भी चीजें और भी जगहों पे लौ अयस्क का उत्पादन होता है, लेकिन ये दोनों जगह जो है बहुत ही ज्यादा फेमस है लौ अयस्क के लिए। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रश्नों के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे, अब यहाँ इस प्रश्न से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे उड़ीसा के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे उड़ीसा के बारे में, तो देखिए अगर आपसे पूछे कि चिल्का झील कहाँ पे है, चिल्का झील कहाँ पे है, तो चिल्का झील जो है उड़ीसा में। कहाँ पे चिल्का झील पूछेगा तो उड़ीसा में। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि उड़ीसा का पुराना नाम क्या था, उड़ीसा का पुराना नाम क्या था, तो आप लोग बताएंगे कि उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? कलिंग था उड़ीसा का पुराना नाम। ठीक, उड़ीसा का पुराना। अगर आपसे पूछे कि हीराकुंड बांध कहाँ पे स्थित है, तो हीराकुंड बांध जो है, हीराकुंड बांध वो कहाँ पे है, तो वो महानदी पे बना हुआ है। महानदी पे हीराकुंड बांध बनाया गया है। और ये भी किस राज्य में है, तो ये भी आपके उड़ीसा राज्य में। कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ पे है, अगर आपसे पूछे कि सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो सिमलीपाल अभ्यारण्य के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये भी कहाँ पे स्थित है, आपके उड़ीसा में। तो उड़ीसा से संबंधित इतने एडिशनल पॉइंट हम लोग देखें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे सारे प्रश्न ऐसे लिखे गए हैं जो बार बार एग्जामों में। हमारी पहली रामसर साइट भी चिल्का झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है चिल्का झील। ठीक, और ये लैगून झील भी है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए इस प्रश्न का रिवीजन करेंगे। भारत का एक प्रमुख लौ अयस्क क्षेत्र कौन सा है, तो भारत का एक प्रमुख लौ अयस्क क्षेत्र पूछ रहा है। तो देखिए उड़ीसा हो जाएगा और झारखंड, ये भारत के प्रमुख लौ अयस्क क्षेत्र है। अब उड़ीसा के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछे चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में है। अगर आपसे पूछे कि उड़ीसा का पुराना नाम क्या है, तो उड़ीसा का नाम पुराना कलिंग है। हीराकुंड बांध किस नदी पे बना हुआ है, तो ये महानदी पे बना हुआ है। हीराकुंड बांध किस नदी पे बना हुआ है, तो महानदी पे बना हुआ है और ये उड़ीसा राज्य में बना हुआ है। सिमलीपाल अभ्यारण्य, तो देखिए सिमलीपाल अभ्यारण्य के बारे में पूछ रहा है, तो ये उड़ीसा राज्य में। कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में। तो इतनी बातें आप लोग समझ चुके हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो डीएनए का पूर्ण रूप हम कई बार बताए भी हैं और आप लोग फिर भी नोट करेंगे। तो डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है डीएनए का पूर्ण रूप। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल या फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है ये डीएनए का पूर्ण रूप। अगर वहीं आपसे पूछ ले कि आरएनए का पूर्ण रूप बताइए, तो राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है आरएनए का पूर्ण रूप। राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल या फिर एसिड डीआरएनए का पूरा नाम होता है। ठीक, अब डीएनए के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि डीएनए की खोज किसने किया था, तो डीएनए की खोज दो लोग, वाटसन एंड क्रिक ने मिलकर के डीएनए की खोज की। किसने? वाटसन एंड क्रिक ने मिलकर के डीएनए की खोज की। अब आपसे पूछेगा कि डीएनए किसका बहुलक होता है, तो डीएनए अगर आपसे पूछे कि किसका बहुलक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। किसका? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है डीएनए। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आपको जो प्रश्न याद है वो आप, कोई बात नहीं, आपको याद है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और जो आपको प्रश्न नहीं याद है तो वो अपने कॉपी में भी नोट करते चलेंगे। यहाँ से आपके स्टैटिक जीके की तैयारी और जीएस जीके की तैयारी बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी, क्योंकि एक प्रश्न से संबंधित हम लोग कई प्रश्न यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो देखिए
पहला प्रश्न कह रहा है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का पूर्ण रूप पूछे तो राइबोन्यूक्लिक अम्ल या फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए का पूर्ण रूप होता है। अगर आपसे पूछे कि डीएनए की खोज किसने की थी, तो वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। डीएनए किसका बहुलक होता है, तो न्यूक्लियोटाइड का ये बहुलक होता है। डीएनए किसका बहुलक होता है, न्यूक्लियोटाइड का। अगला प्रश्न है जो कि आपके पॉलिटी से संबंधित है और कह रहा है, यहाँ पे पॉलिटी से संबंधित है और कह रहा है इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में। तो देखिए कह रहा है कि 1920 में कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई थी, तो 1920 में जो कांग्रेस की बैठक हुई थी नागपुर में हुई थी। कहाँ पे, नागपुर। और नागपुर कहाँ पे पड़ता है, आप सभी लोग जानते हैं, महाराष्ट्र में पड़ता है नागपुर। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ये जो बैठक थी 1920 की, जो नागपुर वाली बैठक थी, ये किससे संबंधित था। ठीक, तो इसमें क्या किया गया, ये किससे संबंधित था, तो ये वाली जो बैठक है इसमें असहयोग आंदोलन से ये संबंधित था। किससे संबंधित था, असहयोग आंदोलन से। तो इसमें क्या किया गया, असहयोग जो आंदोलन था गांधी जी का, असहयोग आंदोलन का इसमें समर्थन किया गया। असहयोग आंदोलन को का इसमें समर्थन किया गया, इसलिए ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब असहयोग आंदोलन के बारे में थोड़ी बहुत बातें देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन, ये गांधी जी का आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं असहयोग आंदोलन। तो ये इसमें क्या पूछा जाएगा कि ये शुरू कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन अगर आपसे पूछे कब शुरू हुआ था, तो 1920 में। असहयोग आंदोलन अगर आपसे पूछे कि समाप्त कब हुआ था, असहयोग आंदोलन समाप्त कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन 1922 में समाप्त हुआ था। और 1922 में किस घटना के वजह से समाप्त हुआ था, तो ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे नोट करेंगे कि चौरी चौरा कांड के बाद, चौरी चौरा कांड के बाद इसे समाप्त किया गया। कौन से कांड के बाद, चौरी चौरा कांड के बाद इस आंदोलन को समाप्त स्थगित कर दिया गया। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, असहयोग आंदोलन। और चौरी चौरा कांड पूछा जाता है कहाँ पे हुआ था, तो ये गोरखपुर की घटना है। कहाँ की, गोरखपुर की घटना है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। देखिए कह रहा है कि कांग्रेस की 1920 में बैठक कहाँ पे हुई थी, तो 1920 की वाली बैठक जो है वो नागपुर में हुई थी। यानी कि कांग्रेस का जो अधिवेशन है 1920 में कहाँ पे हुआ था, नागपुर में हुआ था। और ये किससे संबंधित था, तो ये असहयोग आंदोलन में को इसमें समर्थन किया गया। कांग्रेस ऐसे पूछेगा एग्जाम में कि कांग्रेस के किस बैठक में असहयोग आंदोलन का समर्थन किया गया, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कांग्रेस के 1920 के जो नागपुर वाला अधिवेशन था उसमें कांग्रेस के जो असहयोग आंदोलन है उसमें समर्थन किया गया। अब बात कर लेते हैं असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था, तो ये 1920 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन समाप्त कब हुआ था, 1922 में। 1922 में कौन सी घटना हुई थी, तो 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर जिले में। यहाँ पे एक थाने के अंदर कुछ पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था कुछ आंदोलनकारियों के द्वारा। ठीक, तो ये थी आपकी चौरी चौरा घटना। ठीक, तो ये थी आपके चौरी चौरा का घटना। और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से जाकर के इस क्लास का पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न है हमारा कि बैस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन से घटना को जन्म दिया था। तो बैस्टिल जेल, यहाँ पे आंसर इसका लिखेंगे कि बैस्टिल जेल पे जब जनता का हमला हुआ था तो वहां पे क्या हुई थी, फ्रांस की क्रांति हुई थी। क्या हुई थी, फ्रांस की क्रांति को यहाँ पे जन्म मिला था। किसकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति को जन्म मिला था। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब फ्रांस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए फ्रांस को और किस नाम से जानते हैं फ्रांस को, तो देखिए फ्रांस के बारे में इसे लघु यूरोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे लघु यूरोप कहा जाता है फ्रांस को। अगर आपसे पूछे कि फ्रांस की राजधानी कहाँ पे है, अगर आपसे पूछे फ्रांस की राजधानी क्या है, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। क्या है, पेरिस। अगर आपसे कि किस नदी के किनारे है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे किस नदी के किनारे पेरिस बसा हुआ है, तो ये आप लोग याद रखेंगे कि ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। ये आप लोग इतना बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे एफिल टावर कहाँ पे है, एफिल टावर कहाँ पे है, तो ये पेरिस में। किस कहाँ पे, यहीं पेरिस में एफिल टावर स्थित है। और पेरिस कहाँ पे, फ्रांस में एफिल टावर स्थित है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि फ्रांस का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, अगर आपसे पूछ ले कि फ्रांस का राष्ट्रीय पुष्प बताइए क्या है, तो फ्रांस का जो राष्ट्रीय पुष्प है उसका क्या नाम है, लिली। ठीक, फ्रांस का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, लिली। ठीक, इतनी बातें आप लोग
यहां से इस प्रश्न से याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि बैस्टिल जेल पर जनता के हमले में कौन सी घटना को जन्म दिया, तो ये जो है फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। किसको? फ्रांस की क्रांति को। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब फ्रांस के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि लघु यूरोप किसे कहा जाता है, तो फ्रांस को कहा जाता है। फ्रांस की राजधानी कहां पे है, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। क्या है? पेरिस। और किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये आप लोग नहीं भूलेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। एफिल टावर कहां पे स्थित है, तो फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वहीं पे एफिल टावर स्थित है। और फ्रांस का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो लिली है। फ्रांस का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? लिली। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये आपका हिस्ट्री से प्रश्न, प्राचीन इतिहास से प्रश्न है। कह रहा है कि किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न से तो देखिए, गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है, यहाँ पे लिख लीजिए, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक, अब गौतम बुद्ध के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। अगर आपसे पूछ ले कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था, अगर आपसे पूछे कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था, तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहां पे? लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अब बात कर लेते हैं लुम्बिनी में, तो गौतम बुद्ध का जन्म, लुम्बिनी कहां पे पड़ता है? नेपाल में। कहां पे? नेपाल में। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे गौतम बुद्ध के बारे में, अगर आपसे पूछे कि गौतम बुद्ध का जन्म तो लुम्बिनी में हुआ था, अगर वहीं पूछ ले कि इनकी मृत्यु कहां पे हुई थी, तो मृत्यु अपने भारत में हुई थी और कुशीनगर में हुई थी। कहां पे? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट बुद्ध के जीवन से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा वो हम लोग देखते हैं। देखिए, तो यहां से अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहां पे हुई थी, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी इनकी। और कौन से वृक्ष के नीचे अगर पूछे, तो बोधि वृक्ष के नीचे। अगर आपसे पूछे कितने वर्ष तप किए थे, तो 6 वर्ष तप किए थे। अगर आपसे पूछे किस दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब? वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं बुद्ध के उपदेशों के बारे में। यहाँ पे सही से लिखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इन्होंने प्रथम उपदेश कहां पे दिया था, भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश अपना कहां पे दिया था, तो भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश अपना सारनाथ में दिया था। कहां पे? सारनाथ में। अगर आपसे पूछे कि भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पे दिए थे, सर्वाधिक उपदेश कहां पे, किस जगह पे दिए थे, तो सर्वाधिक उपदेश देने की जो घटना है ये श्रावस्ती में इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सारनाथ भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बुद्ध के जो पहला उपदेश है उसको देने की घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि भगवान बुद्ध किस भाषा में अपनी जो है उपदेशों को देते थे, तो पाली भाषा आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग रिवीजन करते हैं। किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को, भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। वो गौतम बुद्ध के अगर बचपन का पूछ ले कि नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इनका जन्म कहां पे हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में जन्म हुआ था। लेकिन मृत्यु की बात करें तो कुशीनगर भारत में हुआ था। कहां पे? कुशीनगर भारत में इनका मृत्यु हुआ था। ठीक, अब बात कर लेते हैं ज्ञान की प्राप्ति के बारे में। अगर आपसे पूछे कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई थी, तो बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे। कितने वर्ष की तपस्या पे? 6 वर्ष की तपस्या पे। और ये अपना जो गृह त्याग किए थे वो 29 वर्ष की अवस्था में किए थे, और 6 वर्ष लगा था ज्ञान प्राप्त करने में। और 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें पूरे ज्ञान मिल गई थी। और ये आप पूछे, अगर आपसे पूछे कि इनके घर त्यागने की घटना महावीर निष्क्रमण कही जाती है। अगर आपसे पूछे कि प्रथम उपदेश कहां पे दिए, तो सारनाथ में दिए। और प्रथम उपदेश देने की घटना जो है धर्मचक्र प्रवर्तन कही जाती है। अगर आपसे पूछे कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पे दिए, तो श्रावस्ती में दिए। किस भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है, यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे तो देखिए, मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो फीमर है। क्या है? फीमर। और फीमर कहाँ की हड्डी होती है, तो जांघ की हड्डी होती है। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे मानव शरीर की सबसे, यहाँ पे पूछे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। और स्टेपीज कहाँ की हड्डी होती है, वो कान की हड्डी होती है, कान के। अगर आपसे पूछे कि कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो कान में कुल 6 हड्डियां होती है, 3 लेफ्ट वाले में, 3 राइट वाले में। इस तरह से कान में कुल 6 हड्डियां होती है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है, तो मानव शरीर की अगर सबसे मजबूत हड्डी पूछे तो ये जबड़े की हड्डी होती है। कौन सी? ये जो जबड़ा है पूरा, ये जबड़े की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की
हड्डी, ठीक। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। और जांग वाला जो फीमर है ये कहाँ पे पाया जाता है? जांग, जांग का मतलब आप नहीं समझ रहे हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये पैर में पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर में खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, अब यहाँ पे पूरा कपाल नहीं पूछ रहा, केवल खोपड़ी पूछ रहा है, ठीक। तो खोपड़ी में आप लोग बताएंगे 8 हड्डियां होती है। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर के चेहरे में कितनी हड्डियां, तो ये पूरे चेहरे में सामने फेस पे 14 हड्डियां होती हैं, ठीक। अगर आपसे पूछ ले कि मानव शरीर के वहां पे कुल हड्डियां कितनी होती हैं, मानव शरीर में कुल हड्डी कितनी होती है, तो मानव शरीर में जो कुल हड्डियों की संख्या है वो 206 होती है। कितनी? 206 होती है, ठीक। और एक संहिता है आपका चरक संहिता, उसमें मानव शरीर में कितनी हड्डियां बताई गई हैं, तो उसमें मानव शरीर में 360 हड्डियां बताई गई हैं चरक संहिता में, ठीक। तो इसका रिवीजन हम लोग नहीं किए क्या? ओहो, भूल जा रहा है। तो देखिए मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी की बात करें तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो फीमर होती है। और फीमर कहाँ की हड्डी है? तो जांग की हड्डी। कहाँ की हड्डी है? फीमर, जांग की हड्डी, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो होती है स्टेपीज। और स्टेपीज कान में पाई जाने वाली हड्डी है। कान में टोटल 6 हड्डियां होती हैं, 3 लेफ्ट की तरफ, 3 राइट की तरफ, ठीक। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कितनी होती है? कौन सी होती है? तो जबड़े की हड्डी मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। अब मानव शरीर में खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, तो मानव शरीर की खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। चेहरे में पूछे तो 14 हड्डियां, अगर पूरे शरीर में पूछे मानव शरीर के तो 206 हड्डियां होती है, ठीक। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो देखिए ये प्रश्न जो है ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न है, ठीक। और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो हमने इस प्रश्न को इसीलिए यहाँ पे लिया है ताकि इससे संबंधित आपको 4-5 प्रश्न जरूर बताया जाए। तो देखिए अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, उसमें ऑप्शन क्या सही किया था? उसमें लार ग्रंथि सही किया था। अब लार ग्रंथि यहाँ पे लिख दिए हम, तो उसे आप क्या समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है? लाल ग्रंथि अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि लाल ग्रंथि जो है वो आपका बाह्यस्रावी है। कैसा है लाल ग्रंथि? वो है आपका जो लार ग्रंथियां पाई जाती हैं मुख में वो बाह्यस्रावी होती हैं, यानी कि बाह्यस्रावी मतलब बाहर वो अपने जो एंजाइम होते हैं उनका स्राव करती हैं, ठीक। अब अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी होती हैं? आखिर अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है तो अंतःस्रावी ग्रंथि आखिर आपको पता तो होनी चाहिए कि कौन कौन सी होती है। तो देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करें तो देखिए अगर आपसे पूछे कि थाइमस ग्रंथि क्या होती है, थाइमस ग्रंथि, तो वो है अंतःस्रावी ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि की बात कर ले, अगर आपसे पूछे कि थाइमस ग्रंथि कैसी है तो वो अंतःस्रावी ग्रंथि है। थाइमस ग्रंथि अंतःस्रावी हो गई एक। तो दूसरा आप लोग नोट करेंगे कि पीनियल ग्रंथि भी अंतःस्रावी होती है। पीनियल ग्रंथि भी अंतःस्रावी होती है। और जो एक ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि होती है वो एड्रीनल ग्रंथि होती है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने वाली कौन सी ग्रंथि होती है? एड्रीनल ग्रंथि। इन ग्रंथियों के बारे में आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे। मुझे पता है आप लोगों को इसके बारे में पता होगा नहीं, तो आप लोग इसे नोट करेंगे। और ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करती है। एड्रीनल ग्रंथि के बारे में एग्जाम में पूछा गया है, ये क्या काम करती है? तो ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करती है, ठीक। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बताइए, तो अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की, यहां पे नोट करेंगे, अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है गले में पाई जाती है और जिसका नाम होता है थायराइड। क्या होता है? थायराइड होता है, ठीक। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है थायराइड से। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि पूछ ले, या फिर आपसे पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो दोनों का जवाब क्या हो जाएगा? यकृत। दोनों का जवाब क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा, ठीक। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करेंगे इसका। तो देखिए कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो लार ग्रंथियां जो होती हैं वो अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं होती है, ये बाह्यस्रावी होती है। उसके बाद लार ग्रंथियां बाह्यस्रावी होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी है हमारे शरीर में? जैसे बहुत सारी ग्रंथियां हैं, कुछ यहाँ पे हमने लिखा है, जैसे थाइमस ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है। उसके बाद पीनियल ग्रंथि भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। उसके बाद यहाँ पे एड्रीनल ग्रंथि भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने का काम करती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यहाँ पे पूछ ले, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो आप लोग क्या बताएंगे? थायराइड ग्रंथि, ठीक। मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि पूछ ले, या फिर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ले, तो आप लोग क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आप लोग यकृत का
नाम लेंगे। ठीक, बात करते हैं श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से श्रीलंका से हमारा पड़ोसी देश है और श्रीलंका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए होगा वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था, तो श्रीलंका में 2009 को गृह युद्ध समाप्त हुआ था। कब समाप्त हुआ था, 2009 को। और यहाँ पे श्रीलंका, यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं, श्रीलंका के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न याद लिखेंगे। तो श्रीलंका को क्या कहा जाता है, इसे पूर्व का मोती भी कहा जाता है। श्रीलंका को क्या कहा जाता है, पूर्व का मोती। अगर आपसे पूछ रहे कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। क्या है, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये सिलोन श्रीलंका का जो पुराना नाम है ये उस हिस्ट्री में मिलता है, किसमें, इतिहास में मिलता है। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे कि श्रीलंका में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे एक तो तमिलनाडु के निकट है तो इस वजह से यहाँ पे तमिल बोली जाती है। और श्रीलंका की जो मूल भाषा है सिंहली श्रीलंका में बोली जाती है। ठीक, अगर आपसे पूछ ले कि वहाँ पे भौगोलिक दृष्टि से श्रीलंका के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। जैसे भौगोलिक दृष्टि से क्या हो गया, जैसे अगर आपसे पूछ ले कि जाफना प्रायद्वीप कहाँ पे है, जाफना प्रायद्वीप कहाँ पे है, तो जाफना प्रायद्वीप जो है वो श्रीलंका में है। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे एलिफेंटा दर्रा कहाँ पे है, एलिफेंटा दर्रा कहाँ पे है, तो वो भी श्रीलंका में है। ठीक, और कुछ युद्ध अभ्यास जो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। अगर आपसे पूछ ले कि मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच में होता है, या फिर सिलीनेक्स युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच में, सिलीनेक्स नामक युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है, तो ये दोनों युद्ध अभ्यास कौन करते हैं, तो ये दोनों युद्ध अभ्यास श्रीलंका और भारत यानी कि इंडिया एंड श्रीलंका करता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सभी का रिवीजन करेंगे हमारे एग्जाम के लिए, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था, तो श्रीलंका में गृह युद्ध 2009 को समाप्त हुआ था। ठीक, अब श्रीलंका के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे पूर्व का मोती कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि किस देश को निम्न में से पूर्व का मोती कहा जाता है, तो श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। क्या है, सिलोन है श्रीलंका का। श्रीलंका में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो यहाँ पे तमिल बोली जाती है। श्रीलंका में तमिल बोली जाती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जाफना प्रायद्वीप कहाँ पे स्थित है, तो जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका में है। उसके बाद एलिफेंटा दर्रा पूछिए कहाँ पे है, तो एलिफेंटा दर्रा भी आपके श्रीलंका में है। ठीक, और मित्र शक्ति अभ्यास सिलीनेक्स युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है, तो मित्र शक्ति और सिलीनेक्स दोनों युद्ध अभ्यास ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। ठीक, और अगला प्रश्न हमारा कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे, भारत का सबसे छोटा राज्य, सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटी तटरेखा, सबसे बड़ी तटरेखा, इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है, तो ये सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। भारत का सबसे छोटा राज्य पूछ ले तो गोवा। ठीक, अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछे तो कौन सा राज्य हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक, अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, भारत का सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य गोवा है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा तटरेखा किस राज्य के पास है, सबसे बड़ा तटरेखा किस राज्य के पास है, तो वो आपके हो जाएगा कौन सा, गुजरात। गुजरात के पास सबसे बड़ा तटरेखा है। ठीक, इतनी बातें आप लोग दो बातें सीख चुके हैं। अगर विश्व में सबसे बड़ी तटरेखा तो कनाडा के पास, किसके पास, कनाडा के पास। ठीक, इतनी बातें आप लोग यहाँ पे सीख चुके हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे कि अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है, भारत के सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है, तो अपना उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या के मामले में, जो कि क्षेत्रफल के मामले में पूछेंगे तो चौथे स्थान पे है, लेकिन जनसंख्या के मामले में प्रथम है अपना उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है, अपना उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या है यहाँ पे। ठीक, अगर आपसे पूछे कि सब कम जनसंख्या के मामले में कौन सा है, कम जनसंख्या किस राज्य में है, तो सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में, सिक्किम में। अगर जनसंख्या घनत्व तो पूछे कम किस, सर्वाधिक किस राज्य में, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार राज्य में है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो इतनी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे छोटा राज्य पूछे तो आप लोग बताएंगे गोवा, सबसे बड़ा राज्य पूछे तो आप लोग बताएंगे कौन सा राज्य, राजस्थान। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी तटरेखा तो गोवा की है, लेकिन सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य तो गुजरात की हो जाएगी। कहाँ की, गुजरात की सबसे बड़ी तटरेखा है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछे सबसे कम जनसंख्या तो सिक्किम हो जाएगा। कौन सा, सिक्किम हो जाएगा। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके प्रश्न के लिए, आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा।
अब बात कर लेते हैं भारत में महान्यायवादी को कौन हटा सकता है। तो भारत में महान्यायवादी को हटाने का काम हमारे राष्ट्रपति भैया करते हैं। कौन? राष्ट्रपति भैया करते हैं, न्यायवादी को हटाते हैं। और शपथ भी कौन दिलाते हैं? शपथ भी कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति जी महान्यायवादी जी को शपथ भी दिलाते हैं। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति जी महान्यायवादी का, यहाँ पे नोट करेंगे, अगर आपसे पूछे कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है, तो राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार राष्ट्रपति जब चाहें तब कह दें कि चलिए आप हटिए, अब कोई दूसरा यहाँ पे रहेगा। तो राष्ट्रपति के ये होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत अगर आप नहीं समझते तो राष्ट्रपति के इच्छा पे समझ लीजिए। राष्ट्रपति के इच्छा पर इनका कार्यकाल होता है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं महान्यायवादी के बारे में। कौन सी बातें? अगर आपसे पूछे कि महान्यायवादी का पद किस अनुच्छेद में है, तो किस अनुच्छेद में महान्यायवादी है? तो अनुच्छेद नंबर 76 में। किस अनुच्छेद में? 76 में महान्यायवादी है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे, अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले न्यायवादी कौन थे, तो भारत के पहले न्यायवादी जो थे उनका नाम था MC सीतलवाड़। क्या था उनका नाम? MC सीतलवाड़ भारत के पहले महान्यायवादी थे। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी कौन है, तो उनका नाम है क्या है वर्तमान समय? R वेंकट रमण। क्या है? R वेंकट रमण। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न का रिवीजन करेंगे इस प्रश्न का। तो देखिए क्या प्रश्न कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? हटाने का काम राष्ट्रपति जी, बैठाने का काम राष्ट्रपति जी, दोनों कर्ता धर्ता इनके राष्ट्रपति जी हैं। ठीक, तो जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, वैसे ही यहाँ पे कि मतलब बैठाने वाला है राष्ट्रपति और हटाने वाला भी है राष्ट्रपति। इसके अलावा शपथ दिलाने वाला भी कौन है? तो शपथ दिलाने वाला भी राष्ट्रपति है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति इनका सब काम करता है। अब बात कर लेते हैं कि इनका कार्यकाल कितना होता है। जो हमारे महान्यायवादी हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो वहां पे नोट करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। राष्ट्रपति के इच्छा पर इनका कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति के इच्छा पर यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद कितने में है महान्यायवादी का पद? अनुच्छेद 76 पे है। ठीक, अब बात करते हैं भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड़ हैं। भारत के पहले महान्यायवादी MC सीतलवाड़ हैं। और भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? R वेंकट रमण है। कौन है? R वेंकट रमण है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे भारत की न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो भारत की जिस राज्य की न्यूनतम साक्षरता है वो है आपका बिहारी बाबू। कौन सा राज्य है? बिहारी बाबू। ठीक, अब बात कर लेते हैं न्यूनतम साक्षरता। अगर आपसे पूछे कि भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। यहाँ पे पूरी लिखेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक साक्षरता तो केरल की है। केरल की कितनी साक्षरता है? तो 94% इसकी साक्षरता है। अब जबकि बिहार की तो 68 पॉइंट समथिंग है इसकी साक्षरता। ठीक, 68 से कुछ अधिक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब बात कर लेते हैं, क्या बात करेंगे? अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक साक्षरता वाला यूनियन टेरिटरी कौन है, यहाँ पे आप लोग बताएंगे सर्वाधिक साक्षरता वाला यूनियन टेरिटरी कौन है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला यूनियन टेरिटरी है आपका संघ राज्य क्षेत्र। सर्वाधिक साक्षरता वाला कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा साक्षरता है लक्षद्वीप, और सबसे कम साक्षरता दमन और दीव में है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे बिहार के बारे में। चलिए अब बिहार आपको घुमाते हैं। आइए जी हमारे बिहार में, आइए जी हमारा बिहार में। ठीक, अब बिहार में हम लोग चलते हैं। बिहार में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगर आपसे पूछे कि छठ पूजा कहाँ पे मनाया जाता है, छठ पूजा कहाँ पे मनाया जाता है, तो छठ पूजा जो है पूजा जी लिखा जा रहा है क्या? तो छठ पूजा जो है वो बिहार में मनाते हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि मिथिला पेंटिंग कहाँ की फेमस है, मिथिला पेंटिंग कहाँ की फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो मिथिला पेंटिंग जो है वो आपके बिहार की है। ठीक, बातें आप लोग सारी ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं रिवीजन वाली। तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है बिहार। 68% यहाँ की साक्षरता है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य में है, तो सर्वाधिक साक्षरता केरल में है। 94% साक्षरता के साथ सबसे ज्यादा साक्षरता वाला देश का राज्य है केरल। ठीक,
अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक साक्षरता वाला यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ राज्य क्षेत्र जिसको कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, तो वो है आपका लक्षद्वीप। और बिहार में छठ पूजा फेमस है, ये आप लोग जानेंगे। भगवान सूर्य की पूजा होती है छठ पूजा में, और महिलाएं इसमें व्रत रखती हैं और पानी में खड़े होकर पूजा होता है यहाँ पे, ठीक ना। और बात करते हैं मिथिला पेंटिंग कहाँ की फेमस है, तो वो आपके बिहार में फेमस है। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है, और ध्यानचंद से बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय जो खेल है उससे संबंधित है ध्यानचंद। तो इस वजह से यहाँ पे जो प्रश्न है यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक। अगर आपसे पूछे कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है, तो ध्यानचंद जो है हॉकी से संबंधित है, ठीक। हॉकी के बारे में आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है। हमारा राष्ट्रीय खेल पूछे तो हॉकी है। अगर आपसे पूछे कि मेजर ध्यानचंद, यहाँ पे अब ध्यानचंद के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे मेजर ध्यानचंद जी हैं हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेजर ध्यानचंद जी हमसे पहले हमारे एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछ ले कि मेजर ध्यानचंद के बारे में, तो इनका जन्म कब हुआ था मेजर ध्यानचंद को, तो इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त। और 29 अगस्त के दिन हम लोग क्या मनाते हैं, इनके जन्मदिन पे हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस। इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। अब बात कर लेते हैं कुछ खिलाड़ियों के बारे में और उनसे संबंधित खेल। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है विश्वनाथ आनंद, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, और ये हॉकी से ये शतरंज से संबंधित है, विश्वनाथ आनंद, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये सब भारतीय शतरंज महासंघ के ये क्या है, उपाध्यक्ष भी हैं विश्वनाथ आनंद। और सबसे विश्वनाथ आनंद की बात करें, ये किस खेल से संबंधित है, शतरंज से संबंधित है। किससे, शतरंज से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है, सचिन तेंदुलकर, बताने की, अगर ये सब प्रश्न भी बताने की जरूरत पड़े सचिन तेंदुलकर के बारे में, तब समझ लीजिए बेकार है, तब बेकार है आपका पढ़ना लिखना, ठीक। सचिन तेंदुलकर बच्चा जानता है सचिन तेंदुलकर किससे संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। आप लोग क्रिकेट का हिंदी में नाम लिख के हमें कमेंट में बताएंगे कि क्रिकेट को हिंदी में किसे क्या कहा जाता है, ठीक। अगर आपसे पूछे कि सरदार सिंह किस खेल से संबंधित है, सरदार सिंह किस खेल के लिए फेमस है, तो ये भी आपके हॉकी के लिए फेमस है, उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि जसबीर सिंह किस खेल के लिए संबंधित है, जसबीर सिंह, ये कुछ खिलाड़ी हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो हम सोचे इसको बता दें आप लोग को। तो कबड्डी से संबंधित है, ये किससे संबंधित है, जसबीर सिंह कबड्डी से संबंधित है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जसबीर सिंह कबड्डी से संबंधित है, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है, तो अब प्रश्नों का रिवीजन होगा। तो देखिए, मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। किससे, मेजर ध्यानचंद का संबंध हॉकी से है, और हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। और मेजर ध्यानचंद का जो मेजर ध्यानचंद के बारे में बात करेंगे। इनका जन्म कब हुआ था, 29 अगस्त के दिन हुआ था, और इसी दिन हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। इसी दिन हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अब बात करते हैं सरदार सिंह किस खेल से संबंधित है, तो ये भी हॉकी से संबंधित है। उसके अलावा जसबीर सिंह की बात करें तो ये कबड्डी से संबंधित है। किससे, कबड्डी से संबंधित है। और विश्वनाथ आनंद ये किससे संबंधित है, तो शतरंज से संबंधित है। किसे, शतरंज से। और सचिन तेंदुलकर किससे संबंधित है, ये क्रिकेट से संबंधित है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वहां से हर पेपर में प्रश्न टपकता है। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 1885 में हुई थी, ठीक। 1885 में। अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाले हैं एयो ह्यूम। कौन थे, एयो ह्यूम ने इनकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, ठीक, 1885 में, ठीक। अगर आपसे पूछे कि भारतीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का
वायसराय कौन था? तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय डफरिन था। कौन था? डफरिन था कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि यहीं पे कांग्रेस के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, तो अगर आपसे पूछे कि इसकी पहली बैठक कहां पे हुई थी, कांग्रेस की पहली बैठक कब हुई थी, कहां पे हुई थी? तो कांग्रेस की पहली बैठक पूछे तो 1885 में हुई थी। अगर आपसे पूछे कहां पे हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। कहां पे हुई थी? मुंबई में हुई थी। अगर आपसे पूछे कि कितने सदस्य इसमें शामिल थे, तो इसमें 78 सदस्य शामिल थे। किसमें सदस्य कितने? 72 सदस्य, सॉरी इसमें 72 सदस्य शामिल थे। कितने? 72 सदस्य। हमको याद आ गया वो दांडी मार्च याद आ गया। और दांडी मार्च में कितने सदस्य शामिल थे? तो दांडी मार्च में 79 अनुयायी शामिल थे गांधी जी के साथ में। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। गांधी जी को लेकर 79 थे। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि गांधी जी को छोड़ के बताइए, तो हो जाता है लोचा। ठीक ना, तो गांधी जी को छोड़ के गिनेंगे 78 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि एकमात्र अधिवेशन जिसमें किसने? महात्मा गांधी जी। अब गांधी जी की बात हो रही है तो आप लोग बताएंगे कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी? महात्मा गांधी जी ने क्या की थी? महात्मा गांधी जी यहाँ पे अध्यक्षता की थी। यही एकमात्र अधिवेशन ऐसा है जिसमें महात्मा गांधी जी अध्यक्षता की थे। वो था आपका 1924 का। और कहाँ पे हुआ था? बेलगांव में हुआ था। कहाँ पे? बेलगांव में हुआ था अधिवेशन। और वहां पे अध्यक्षता कौन किए थे? तो बेलगांव वाला जो था वहां पे उस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी जी। ठीक, और बेलगांव कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक, कर्नाटक में अधिवेशन हुआ था। ठीक, 1924 वाला बेलगांव अधिवेशन अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी जी। अब करेंगे रिवीजन। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अगर आपसे पूछे कि किसने किया था, तो एओ ह्यूम ने। और एओ ह्यूम को क्या कहा जाता है? शिमला का सन्यासी, हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ठीक, शिमला का सन्यासी भी इसे कहा जाता है। और इस समय किस वायसराय के समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसी समय में? डफरिन के समय में। और महात्मा गांधी के बारे में बात करें तो अध्यक्षता 1924 के बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी 1924 के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। और बेलगांव का अधिवेशन जो कहां पे हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। और कांग्रेस की पहली बैठक कब हुई थी? तो 1885 में कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी। अगर आपसे पूछे कहां पे हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। कितने सदस्य इसमें शामिल थे? तो 72 सदस्यों के साथ कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी। और वो कहां पे हुई थी? वो हुई थी आपके मुंबई में हुई थी। तो इतनी बातें आप लोग समझ चुके हैं। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो कुछ भी रहे हमें क्या, तो देखिए शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब फरीद, अब शेरशाह के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे शेरशाह लिख लेते हैं। क्या मैं हटूं यहाँ पे? शेरशाह के बारे में। तो अगर आपसे पूछे कि शेरशाह किस वंश की स्थापना किए थे, तो इसने क्या किया था? सूर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। कौन से साम्राज्य की? सूर्य साम्राज्य की। अगर आपसे पूछे कि संस्थापक कौन था, सूर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो यही शेर खां था। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि शेरशाह सूरी। तो शेरशाह जो था वो, इसकी मृत्यु पूछा जाता है कि कहाँ पे हुई थी, तो इसकी मृत्यु कलिंजर में हुई थी। गोला दाग रहे थे भाई साहब कलिंजर में, वहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? कलिंजर में। अगर आपसे पूछे कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे बना हुआ है, हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे बना गया है, तो शेरशाह का मकबरा जो है वो सासाराम में है। कहाँ पे? सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। सासाराम कहाँ पे स्थित है? तो बिहार में स्थित है। कहाँ पे? बिहार में। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कि ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाया था? ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माता भी इसके निर्माता भी आपके शेरशाह सूरी हैं। कौन है? शेरशाह सूरी है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे ग्रांड ट्रंक रोड हो गया, जिसे जीटी रोड भी बोलते हैं, इसे यहाँ पे आप लोग रोड नोट करेंगे कि इसे जीटी रोड भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि पाटलिपुत्र को किसने बसाया था, तो पाटलिपुत्र को बसाने का काम पाटलिपुत्र को किसने बताया था? उदयन ने बसाया था। पाटलिपुत्र को अगर आपसे पूछे कि किसने बसाया था, तो इसकी उदयन बसाया था, उसने उदयन बसाया था। लेकिन पाटलिपुत्र का नाम आगे चल के पटना किसने कर दिया, इसका नाम पटना किसने किया, तो वो किया था आपका पाटलिपुत्र का नाम पटना शेरशाह सूरी ने किया था। किसने? शेरशाह सूरी ने इसका नाम आगे चल के पटना कर दिया था। ठीक, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो शेरशाह सूरी, ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पटना कहाँ है?
तो मतलब बिहार में है। ठीक, तो देखिए शेरशाह के बचपन का क्या नाम था, तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। क्या था शेरशाह के बचपन का नाम? फरीद खां था। अब शेरशाह के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए शेरशाह के बारे में क्या क्या बात करेंगे, तो हमने क्या क्या बात किया, तो सूर्य साम्राज्य का संस्थापक था। शेरशाह सूरी सूर्य साम्राज्य का संस्थापक था और इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कलिंजर में इसकी मृत्यु हुई थी। शेरशाह सूरी की मृत्यु कलिंजर में हुई थी। अगर आपसे पूछे शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे बना हुआ है, तो सासाराम बिहार में इसका मकबरा बना हुआ है। अब बात करते हैं जीटी रोड, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड भी बोलते हैं, इसका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। पाटलिपुत्र का स्थापना किया था उदयन ने, लेकिन इसका नाम बदल करके पटना किसने किया? तो इसका नाम पटना रखने वाले का नाम क्या है? शेरशाह सूरी नाम है। तो इतनी बातें आप लोग शेरशाह सूरी के बारे में याद रखेंगे। व्यपगत सिद्धांत किसका है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहां से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, व्यपगत सिद्धांत किसका है? व्यपगत सिद्धांत जिसे राज्य हड़प नीति भी कहते हैं, व्यपगत का सिद्धांत भी कहते हैं, विलय नीति भी कहते हैं, तो इसको कई नाम है। ठीक, लेकिन लक्ष्य एक ही है। तो ये किसका है? तो ये डलहौजिया का है। किसका है? डलहौजी का है। व्यपगत सिद्धांत किसका है? डलहौजी का है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत अपनाया था। अब बात कर लेते हैं इसे विलय नीति, अभी हमने कहा बताया कि यहाँ पे लिखेंगे इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है व्यक्तिगत नीति को, तो इसे विलय नीति भी कहा जाता है, विलय नीति भी कहा जाता है, हड़प नीति भी कहा जाता है, राज्य हड़प नीति भी कहा जाता है, ये सभी चीजें कहा जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि विलय नीति हो गया, अगर आपसे पूछे कि ये विलय नीति का जो डलहौजी का विलय नीति था, इसका प्रथम शिकार कौन बना था, तो इसका प्रथम शिकार सतारा बना था। कौन? सतारा। और सतारा कब इसका शिकार हुआ था? 1948 में राज हड़प नीति का ये शिकार बना था। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन व्यपगत सिद्धांत को अगर आपसे पूछे कि समाप्त किसने किया था, तो व्यपगत सिद्धांत को समाप्त करने वाला कौन था? कैनिंग था। कैनिंग ने व्यपगत सिद्धांत को समाप्त किया था। किसने? कैनिंग ने व्यपगत सिद्धांत को आगे चल के समाप्त कर दिया था। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि पे कि अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था, अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था? अस्थाई बंदोबस्त आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है कि अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था, तो अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने वाले का नाम क्या है? अस्थाई बंदोबस्त आपसे पूछे किसने शुरू किया था, तो ये शुरू करने वाले का नाम क्या है? कॉर्नवालिस। कौन थे? कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया था। अगर आपसे पूछे कि अस्थाई बंदोबस्त हो गया कॉर्नवालिस ने, और एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, तो स्थानीय स्वशासन के जनक के बारे में बात करें तो वो कौन हो जाएंगे? रिपन है स्थानीय स्वशासन के जनक, लॉर्ड रिपन। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब चलिए इसका रिवीजन भी हम लोग साथ में करेंगे। तो देखिए रिवीजन के तौर पे देखिए क्या हमने बताया कि अगर आपसे पूछ ले कि अगर आपसे पूछे कि भारत में व्यक्तिगत सिद्धांत किससे संबंधित है, तो डलहौजी से संबंधित है। व्यक्तिगत सिद्धांत किससे संबंधित है? व्यक्तिगत सिद्धांत डलहौजी से संबंधित है। इसे क्या कहा जाता है? इसे विलय नीति भी कहा जाता है। इसे क्या बोलता है? विलय नीति भी बोला जाता है, हड़प नीति भी बोला जाता है, राज्य हड़प नीति भी बोला जाता है। और इसका प्रथम शिकार कौन बना था, तो इसका प्रथम शिकार सतारा बना था। कौन बना था? सतारा नामक स्थान बना था, और 1948 में इसे डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। ठीक, अवध को भी मिलाया था कुशासन का आरोप लगा करके। ठीक, और व्यक्तिगत सिद्धांत समाप्त किसने किया था, तो कैनिंग ने इसे समाप्त किया था। आगे चल के कैनिंग ने। अस्थाई बंदोबस्त का जनक कौन है? कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त के जनक है। उसके बाद स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, तो स्थानीय स्वशासन के जनक रिपन है। कौन है? रिपन है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आगे अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक। इस वीडियो के बारे में बताइए, कमेंट करके आप बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। पीडीएफ चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पे जाकर टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो का, इस क्लास का पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का जो पहला वायसराय था कैनिंग था। ठीक, कैनिंग था भारत का पहला वायसराय। कौन था? भारत का प्रथम वायसराय बना था कैनिंग। ठीक, ये भारत का अगर आपसे पूछ ले कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कैनिंग था,
और फिर इसके बाद अंतिम गवर्नर जनरल के बाद इसे बनाया गया भारत का पहला वायसराय। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे, कैनिंग बताएंगे। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग था। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे कि 1857 का विरोध किसके समय में हुआ, 1857 का विरोध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, तो 1857 का जो विरोध है वो कैनिंग के समय में हुआ। किसके समय में, कैनिंग के समय में हुआ था, कैनिंग के शासन में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे आईपीसी और सीआरपीसी कब पारित हुआ था, आईपीसी जिसे इंडियन पैनल कोड बोलते हैं, आईपीसी को क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप लोग नोट कर लेंगे क्योंकि आपको पता नहीं है। इंडियन पैनल कोड जिसे आईपीसी बोलते हैं, और सीआरपीसी किसे बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते हैं। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसकी स्थापना किसने किया था, तो इन दोनों की जो है ये किसके समय में पारित हुआ था, तो वो कैनिंग के समय में ही पारित हुआ था। किसके समय में, कैनिंग के समय में पारित हुआ था। तो इतनी बातें आप लोग कैनिंग से याद रखेंगे। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो आप लोग बताएंगे कैनिंग था। अगर आपसे पूछे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो कैनिंग था भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। 1857 की क्रांति किसके समय में हुई थी, तो 1857 की जो क्रांति है वो कैनिंग के समय में ही हुई थी। किसके समय में, कैनिंग के समय में हुई थी। और इंडियन पैनल कोड के बारे में ध्यान रखेंगे, ये किसके समय में पारित हुआ, कैनिंग के समय में। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में भी ध्यान रखेंगे, ये किसके समय में पारित हुआ था, कैनिंग के समय में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो प्राचीन नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसके संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक हैं आपके कुमारगुप्त। कौन संस्थापक है, कुमारगुप्त। ठीक, अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, स्थित कहाँ पे है नालंदा विश्वविद्यालय, तो ये नालंदा जिला आपके बिहार में स्थित है। बिहार में नालंदा जिला बिहार में स्थित है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। ठीक, अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे नालंदा विश्वविद्यालय को, अगर आपसे पूछ ले कि नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध, कुमारगुप्त का संबंध, यहाँ पे कुमारगुप्त का अगर आपसे पूछे कि संबंध किस वंश से है, तो ये जो है आपका गुप्त वंश से संबंधित है। किस वंश से, गुप्त वंश का शासक था भाई ये कुमारगुप्त। ठीक, तो और बात कर लेते हैं। अब नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अध्ययन करने कौन आया था, नालंदा विश्वविद्यालय से कौन विदेशी अध्ययन करने आया था, तो ये बात कर आप लोग ध्यान रखेंगे। वेनसांग यहाँ पे अध्ययन करने आया था, ये पढ़ने वाला बच्चा था। वेनसांग जो चीन का नागरिक था, जैसे आप पढ़ने वाले बच्चे हैं वैसे ही वेनसांग भी चीन का एक यात्री था और वो भारत आया था और भारत पढ़ने के लिए आया था। आप जाते हैं कहीं पे तो आप घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन ये जो था वो दूसरे देश जाकर के पढ़ने के लिए आया था। ठीक, और आगे चल के इसे ध्वस्त किसने करवा दिया था, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने करवाया था, ये भी पूछा जाता है। तो इसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कराया था। किसने, बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी जो था वो पढ़ने वाला बच्चा नहीं था। ठीक, ये बिगाड़ने वाला बच्चा था, तो इसने क्या किया, तो इसको ध्वस्त करवा दिया था। और बख्तियार खिलजी किससे संबंधित था, तो ये सेनापति था। किसका, ये मोहम्मद गोरी का सेनापति था। किसका, मोहम्मद गोरी का सेनापति था। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब बात कर लेते हैं, देखिए बात करेंगे कि प्राचीन विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक है कुमारगुप्त है। अब कुमारगुप्त का संबंध किस वंश से है, तो कुमारगुप्त गुप्त वंश से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय स्थित कहाँ पे है, तो बिहार में स्थित है। और किस जिला में, तो ये नालंदा जिला में स्थित है। बिहार में ये कहाँ पे स्थित है, तो नालंदा जिला बिहार में स्थित है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन करने कौन आया था, तो वेनसांग अध्ययन करने आया था। और वेनसांग कहाँ का यात्री था, चीन का यात्री था। और नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त किसने करवाया था, तो बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त करवाया था, जो कि मोहम्मद गोरी का क्या होता है, सेनापति होता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। मुंगेर किसकी राजधानी थी, तो मुंगेर जो है वो मीर कासिम की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी, मीर कासिम की राजधानी कौन क्या थी, मुंगेर। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने ट्रांसफर किया था, मुर्शिदाबाद से राजधानी को मुंगेर किसने ट्रांसफर किया था, मुंगेर किसने ट्रांसफर किया था,
तो राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर करने वाला शासक भी कौन था? आपका मीर कासिम ही थे। कौन? मीर कासिम। फिर इसकी राजधानी पहले कहाँ थी? तो वो आप लोग ध्यान रखेंगे मुर्शिदाबाद थी, और मुर्शिदाबाद से इसने राजधानी कहाँ पे की? तो मुंगेर की। तो इसलिए ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि मीर जाफर का दामाद कौन था, यहाँ पे नोट करेंगे मीर जाफर के बारे में। अगर आपसे पूछे कि मीर जाफर का दामाद कौन था, तो मीर जाफर का दामाद कौन था? मीर कासिम ही था। ठीक, अगर आपसे पूछे कि मीर कासिम किसका दामाद था, तो वो मीर जाफर का दामाद था। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इनका रिवीजन भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ससुर और दामाद की भी बात आ गई। तो देखिए, मुंगेर किसकी राजधानी है? तो मुंगेर जो है वो मीर कासिम की राजधानी है। किसकी राजधानी है? मीर कासिम की मुंगेर राजधानी है। अगर आपसे पूछे कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी ट्रांसफर किसने किया था, तो यही मीर कासिम ने ही ट्रांसफर करके, पहले इसकी राजधानी मुर्शिदाबाद थी, फिर मुर्शिदाबाद से ये राजधानी मुंगेर ले गया। मीर जाफर किसका दामाद था? तो वो मीर कासिम का दामाद था। किसका दामाद था? मीर कासिम का दामाद था। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि मीथेन का उत्पादन करने वाले क्षेत्र। तो देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये साइंस से संबंधित प्रश्न है कि मीथेन का उत्पादन कहाँ कहाँ पे होता है। तो देखिए, एक तो धान की खेती में मीथेन की उत्पादन होती है। धान की खेती से वहां पे मीथेन का वहां पे अधिकता होती है, धान की खेती में। और एक तो दलदली भूमि में, कहाँ पे? दलदली भूमि में मीथेन की अधिकता होती है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे गैसों से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, गैसों से संबंधित। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि बायोगैस में कौन सा गैस होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? जैसे अगर आपसे पूछे कि बायोगैस में कौन सा गैस होता है, बायोगैस की बात कर ले, या फिर आपसे पूछे कि गोबर गैस में कौन सा गैस होता है, तो गोबर गैस या फिर बायोगैस पूछ ले, तो उसमें कौन सा होता है? तो उसमें मीथेन होता है। क्या होता है? कौन सा गैस होता है? तो वो मीथेन गैस होता है। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे सीएनजी में कौन सा गैस होता है, सीएनजी में कौन सा गैस होता है, तो उसमें भी मीथेन गैस होता है। कौन सा? मीथेन गैस सीएनजी में भी होता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और मीथेन गैस को क्या कहा जाता है? तो मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्स गैस कहा जाता है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र। अगर आपसे पूछ ले कि मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो मीथेन गैस का जो रासायनिक सूत्र है CH4 है मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र। CH4 मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि मीथेन गैस का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो धान की खेती में मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है, धान की खेती में, और दलदली भूमि में मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है। बायोगैस, गोबर गैस या फिर सीएनजी में कौन सी गैसें होती हैं? तो बायोगैस, गोबर गैस या फिर सीएनजी में मीथेन गैस भी गैस होती है। और सीएनजी की बात करें, सीएनजी में कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस। मीथेन गैस को क्या कहा जाता है? इसे मार्स गैस भी बोलते हैं। मार्स गैस मीथेन गैस को कहा जाता है। और मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। CH4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन होता है? और यहाँ पे धातुओं के से उत्पादन के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अभ्रक का पूरे विश्व में भी सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं वहीं पे यूरेनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि विश्व में, यहाँ पे वर्ड में देखेंगे, विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है। तो विश्व में जो है यूरेनियम का सर्वाधिक जो उत्पादन है, सर्वाधिक उत्पादन करने की बात करें तो वो कजाकिस्तान में होता है। कहाँ पे? कजाकिस्तान में विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि भारत में यूरेनियम का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो भारत में जो यूरेनियम के लिए फेमस खान है उसको क्या बोलते हैं? जादूगोड़ा की खान। और जादूगोड़ा की खान अगर आपसे पूछे जादूगोड़ा की खान कहाँ पे स्थित है, तो वो जादूगोड़ा की खान झारखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पे? झारखंड राज्य में स्थित है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं दो और प्रश्न। जैसे अगर आपसे पूछे कि मोनोजाइट बालू में क्या पाया जाता है, मोनोजाइट यहाँ पे मोनोजाइट बालू में किसकी अधिकता होती है? तो मोनोजाइट बालू में मीथेन की अधिकता होती है। किसमें? मीथेन की अधिकता होती है मोनोजाइट बालू में। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे कि मीथेन गैस में मोनोजाइट की बालू की अधिकता होती है,
अगर आपसे पूछे कि लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक उत्पादन, देखिए कोयला का कई प्रकार होता है, 3 प्रकार के होते हैं लगभग कोयला, और कोयला के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। ठीक, प्रीवियस वीडियो में कोयले के बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे एक प्रश्न है कि कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो वो आप लोग बताएंगे। और कौन सा टाइप का कोयला? लिग्नाइट टाइप का कोयला, तो तमिलनाडु में होता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है खनिज उत्पादन की दृष्टि से। भारत में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन पूछे तो सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन भारत में आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन पूछे तो वो आपके कजाकिस्तान में। लेकिन भारत में सर्वाधिक उत्पादन यूरेनियम का तो जादूगोड़ा की खान में। कहाँ पे? जादूगोड़ा की खान में, झारखंड में फेमस है यूरेनियम के उत्पादन के लिए, ये पूछा जाता है। मोनोजाइट बालू में कौन सी? तो मोनोजाइट बालू में मीथेन यहाँ पे कैसे आ गया? तो मोनोजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है, यहाँ पे गलती से लिखा गया। मोनोजाइट बालू में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? तो इसमें थोरियम पाया जाता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मोनोजाइट बालू में सर्वाधिक थोरियम। इसी वजह से रिवीजन किया जाता है ताकि जो वहाँ पे मिस्टेक हो उसको सही किया जा सके, क्योंकि जीएस है, सबको सारा चीज नहीं याद होता, तो ये बात आप लोग समझिए। तो देखिए लिग्नाइट कोयले में सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है? वो तमिलनाडु राज्य में। लिग्नाइट कोयला जो है तमिलनाडु में सर्वाधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है वो लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये लखनऊ में स्थित है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब लखनऊ के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग देखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे स्थित है, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो जो राष्ट्रीय कथक संस्थान है वो आपके लखनऊ में स्थित है। अब बात कर लेते हैं लखनऊ से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न। जैसे अगर आपसे पूछे कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, अगर आपसे पूछे कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो क्या बताएंगे कि लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछे कि केंद्रीय विश्व अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, अगर आपसे पूछे कि केंद्रीय विश्व अनुसंधान, या फिर दोनों आप लोग याद रखेंगे, या फिर केंद्रीय औषधि अनुसंधान, केंद्रीय विश्व अनुसंधान या फिर औषधि अनुसंधान पूछ ले तो वो कहाँ पे स्थित है, तो वो भी आपके लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान भी कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सिडबी, जिसे स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर पूछ ले तो वो भी आपके कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे लखनऊ के बारे में। तो देख लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे स्थित है, तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है वो लखनऊ में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। और किस नदी के किनारे लखनऊ स्थित है, तो गोमती नदी के किनारे। अगर आपसे पूछे कि केंद्रीय विश्व अनुसंधान कहाँ पे है भारत में, तो हमारा केंद्रीय विश्व अनुसंधान या फिर औषधि अनुसंधान दोनों ही लखनऊ में है। उसके बाद सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर पूछ ले कहाँ पे है, तो लखनऊ में है। इतनी बातें आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध ने किस स्थान पर अपना प्रथम उपदेश दिया। इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर प्रश्न आ चुका कि किस स्थान पे पहला उपदेश दिया। तो सबसे पहला उपदेश जो बुद्ध ने दिया था सारनाथ में दिया था। कहाँ पे? सारनाथ में। और इनके उपदेश देने की जो घटना है उस बौद्ध धर्म में क्या कही जाती है? उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कही जाती है। क्या कही जाती है? धर्म चक्र प्रवर्तन कही जाती है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे ही धर्मचक्र प्रवर्तन कही जाती है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे, भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश उस श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ पे? श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भगवान बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे, तो पाली भाषा में दिए थे सर्वाधिक उपदेश। जो भी भाषा दिए थे वो पाली भाषा में। अगर आपसे पूछे कि वही हम लोग बात कर चुके हैं, अगर आपसे पूछे कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, तो ज्ञान प्राप्ति जो है भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। बोधि वृक्ष के नीचे। अब इस बोधि वृक्ष को आगे चल करके किसने कटवाया था ये पूछा जाता है, तो आगे चल के बोधि वृक्ष को शशांक ने कटवा दिया था। किसने? शशांक ने कटवा दिया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए गौतम बुद्ध ने किस स्थान पे अपना प्रथम उपदेश दिया, तो पहला उपदेश जो है गौतम बुद्ध ने सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। और उपदेश देने की घटना धर्मचक्र प्रवर्तन कही जाती है। लेकिन सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पे दिए,
तो श्रावस्ती जो कि उत्तर प्रदेश में है वहां पे दिए थे। और किस भाषा में उपदेश दिए थे, तो पाली भाषा में ये अपना उपदेश दिए थे। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, तो बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब ये घर से निकले थे अपने, तो 29 वर्ष की अवस्था में थे, और 6 वर्ष तब करते हैं तब ये हो जाते हैं 35 वर्ष की अवस्था में। तो अगर आपसे पूछे कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो आप लोग बताएंगे 35 वर्ष की अवस्था में। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। और ये आपके दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक होता है मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता के बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो ये मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ पे, मोरक्को अफ्रीका में है, वहां का ये रहने वाला था। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला है। अगर आपसे पूछे कि इसने भारत में आके कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो इसने भारत में रेहला नामक पुस्तक में लिखी थी। किस नाम के, रेहला नाम से एक पुस्तक लिखी थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इब्न बतूता, अब बात कर लेते हैं, रेहला नामक पुस्तक हो गया। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ इसके बारे में, इसने अपनी राजधानी ट्रांसफर करी थी। कहां पे इसने, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी ट्रांसफर करा था। और ये अपनी राजधानी कहां से कहां तक ट्रांसफर किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपनी राजधानी, पहले इसकी राजधानी थी, ये अपनी राजधानी कहां ट्रांसफर किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक पहले राजधानी थी दिल्ली इसकी। कहां पे थी, दिल्ली। और दिल्ली से अपनी राजधानी कहां पे ले गया था, दौलताबाद ले गया था। कहां पे, दौलताबाद ले गया था दिल्ली। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं को मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था। अगर आपसे पूछे कि मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था, तो इसका वास्तविक नाम था जौना खां। क्या था ना, वास्तविक नाम जौना खां था। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु है ठट्टा में हुई थी। कहाँ पे, ठट्टा में हुई थी। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ठीक, तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे सारे प्रश्नों का। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। किसके समय, मोहम्मद बिन तुगलक। और इब्न बतूता की राजधानी कहाँ पे है, तो ये अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद एक बार ट्रांसफर करता है। इब्न बतूता का मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या है, तो इसका वास्तविक नाम जौना खां है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, ठट्टा में इनकी मृत्यु हुई थी। इब्न बतूता आया कहाँ से था, तो ये मोरक्को का निवासी था। कहाँ का निवासी था, ये मोरक्को का निवासी था। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का क्या नाम है, रेहला नामक पुस्तक ये लिखी थी। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, पेट में सबसे पहला वाला जो पेट था उसमें ये पूछा गया था। से फतवा जारी हुआ था, तो ये हमारा अगला प्रश्न है। तो अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। किसके विरुद्ध, अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। और फतवा क्यों जारी हुआ था, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किसने किया था, तो अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किए थे मुल्ला यादजी। कौन किए थे, मुल्ला यादजी ने इनके विरुद्ध फतवा जारी किया था। अब ये क्यों फतवा जारी किए थे अकबर के विरुद्ध, क्योंकि इनकी धार्मिक जो नीति थी, अकबर की धार्मिक नीति से रुष्ट होकर के इन्होंने फतवा जारी किया था। अकबर की धार्मिक दृष्टि से नीति से रुष्ट होकर, यानी कि दुखी होकर के। क्यों धार्मिक दृष्टि से, क्योंकि अकबर अपने धर्म से क्या थे, मुस्लिम थे, लेकिन वो क्या कर रहे थे, वो हिंदू धर्म को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे थे। इस वजह से इनसे रुष्ट होकर के जो फतवा जारी करने का काम मुल्ला यादजी ने किया था। किसने किया था, मुल्ला यादजी ने किया था। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। जैसे अकबर ने इबादत खाना का भी निर्माण किया था। इबादत खाना का निर्माण अगर आपसे पूछे कि किसने किया था, तो ये आप सभी जानेंगे कि अकबर ने किया था। अगर आपसे पूछे कि कब किया था, तो 1575 में। कब किया था, 1575 में। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था, तो दीन इलाही धर्म की स्थापना भी अकबर ने किया था। अब कब किया था, ये 1582 में। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपसे पूछे कि इलाही संवत किसने चलाया था, इलाही संवत किसने चलाया था, तो अकबर ने ही चलाया था। और कब चलाया था, 1583 में इसने इलाही संवत चलाया था। तो एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे कि किसके विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था, तो अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। जारी किसने किया था, तो मुल्ला यादजी ने फतवा जारी किया था। और धार्मिक नीति से मुल्ला यादजी ने फतवा जारी किया था। इबादत खाने का स्थापना
1575 में अकबर ने किया था। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था, तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ने, 82 में इलाही संवत की स्थापना अकबर ने कब किया था, 1583 में। कब किया था, 1583 में। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे जाता है। तो बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय अगर आपसे पूछे किसे जाता है, तो अभी हमने अगले प्रश्न में बताया कि कार्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। किसने शुरू किया था, कार्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। अगर आपसे पूछे कि सूर्यास्त का नियम किससे संबंधित है, तो वो भी आपके किससे संबंधित है, सूर्यास्त का नियम भी अस्थायी बंदोबस्त से ही संबंधित है। किससे संबंधित है, अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। यानी कि जमींदारों को सूर्यास्त के नियम में क्या करना पड़ता था कि सूर्यास्त से पहले जो भी टैक्स है वो ब्रिटिश शासक के पास पहुंचाना रहता था। सूर्यास्त से पहले ये था सूर्यास्त का नियम। ठीक, अगर आपसे पूछे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी, रैयतवाड़ी, यहाँ पे रैयतवाड़ी ऐसे नहीं लिखा जाएगा। अगर आपसे पूछे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त का। अगर आपसे पूछे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में किसने शुरू किया था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में शुरू किसने किया था, थॉमस मुनरो ने किया था। किसने, थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया था। थॉमस रीड एंड मुनरो ने, ऐसे मिलता है ऑप्शन में। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि राज्य हड़प नीति किसने शुरू किया था, राज्य हड़प नीति किसने शुरू किया था, तो डलहौजी ने राज्य हड़प नीति शुरू किया था। किसने, डलहौजी ने राज्य हड़प नीति शुरू किया था। ठीक, और स्थानीय स्वशासन के जनक हमने बताया ही कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, तो स्थानीय स्वशासन के जनक कौन कहे जाते हैं, तो स्थानीय स्वशासन के जनक रिपन है। ठीक, इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। देखिए, बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे जाता है, तो कार्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। उसके अलावा अगर आपसे पूछे सूर्यास्त का नियम किससे संबंधित है, तो अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। किससे संबंधित है, अस्थायी बंदोबस्त से ही संबंधित है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था, तो थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था। किसने, थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था। राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी, तो राज्य हड़प नीति डलहौजी ने शुरू किया था। किसने, डलहौजी ने राज्य हड़प नीति शुरू किया था। स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन के जनक किसे, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया, तो हैदर अली ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। किसने, हैदर अली ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। और ये कहाँ के शासक थे, तो ये मैसूर के शासक थे। इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे सहायक संधि के बारे में, तो सहायक संधि शुरू किसने किया था, अभी थोड़ी देर पहले अगर हमने बताया कि सहायक संधि शुरू किसने किया था, तो ये थी सहायक संधि वेलेजली ने। किसने, वेलेजली ने सहायक संधि शुरू किया था। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि सहायक संधि को सर्वप्रथम किसने शुरू किया था, सर्वप्रथम सहायक संधि को सर्वप्रथम किसने स्वीकार किया था, सहायक संधि को, तो सहायक संधि स्वीकार करने वाले सबसे पहले थे हैदराबाद ने सबसे पहले सहायक संधि पे हस्ताक्षर किए थे। हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने सबसे पहले सहायक संधि को अपनाया था। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सहायक संधि स्थापना अपनाने वाला प्रथम मराठा शासक कौन था, अगर आपसे पूछे कि सहायक संधि अपनाने वाला प्रथम मराठा शासक कौन था, तो सहायक संधि अपनाने वाला प्रथम मराठा शासक बाजीराव सेकंड थे। कौन, बाजीराव सेकंड थे। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे कि किसे सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था, तो हैदर अली ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। और हैदर अली कहाँ के शासक हैं, ये मैसूर के शासक है। सहायक संधि शुरू करने वाले कौन है, वेलेजली का सहायक संधि शुरू की थी। और सर्वप्रथम स्वीकार करने वाला हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार किया था। और प्रथम मराठा शासक जिसने सहायक संधि की स्वीकार की थी, तो वो बाजीराव सेकंड थे। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो देखिए प्लासी का जो युद्ध है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये 1757 को हुआ था। कब, 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था, अगर आपसे पूछे कि प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। एक तरफ था सिराजुद्दौला वर्सेस किसके पर, सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक,
इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, और जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ही विजयी हुआ था। कौन विजयी हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, अब कुछ युद्धों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो खानवा का युद्ध आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि ये 1527 में हुआ था। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध अगर आपसे पूछे कब हुआ था, तो ये 1576 में हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। अगर आपसे पूछे कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, तो ये 1540 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध 1540 आप लोग ध्यान रखेंगे। और दसराग युद्ध के बारे में अगर आपसे पूछे कि दसराग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो ये परुसड़ी नदी के किनारे, इससे यही प्रश्न पूछा जाता है, ये परुसड़ी नदी के किनारे लड़ा गया था और दसजन और सुदास के बीच में लड़ा गया था। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। प्लासी का युद्ध 1757 और किसके बीच में हुआ था, तो सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। अगर कन्नौज का युद्ध पूछे कब हुआ था, तो 1540 में कन्नौज का युद्ध, 1540 में दसराग युद्ध पूछे तो परुसड़ी नदी के किनारे दसराग युद्ध हुआ था। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है और कह रहा है कि भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रदूत कौन था, तो भारत में पुनर्जागरण आंदोलन जो था उसके अग्रदूत थे राजा राम मोहन राय। कि कौन थे? राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती, इन लोगों से प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, और गांधी जी हो गए, इन लोगों से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट के प्रश्नों के बारे में। अगर राजा राम मोहन राय को अगर आपसे पूछ ले कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो इसे राजा की उपाधि दी थी अकबर सेकंड ने, इन्हें राजा की उपाधि दी थी, इनको राजा की उपाधि दी थी। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, इन्हें उपाधि राजा अकबर सेकंड ने दिया था। अगर आपसे पूछे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है राजा राम मोहन राय ने किया था। अब कब किए थे, तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना। अगर आपसे पूछे कि सती प्रथा के अंत में सर्वाधिक प्रयास किसने किया था, सती प्रथा के अंत में सर्वाधिक प्रयास किसने किया था, तो वो भी राजा राम मोहन राय ने किया था। इनके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था विलियम बेंटिंक के द्वारा। ठीक, अगर बात कर लेते हैं वहीं पे आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था, तो आत्मीय सभा की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने। अगर आपसे पूछे कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार रिवीजन करेंगे सारे प्रश्नों का। देखिए, अगर आपसे पूछे कि भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत की कौन था, तो भारत में राजा राम मोहन राय पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं। ठीक, अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि से नवाजा था। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था। अगर आपसे पूछे कि सती प्रथा का अंत किसके प्रयास में हुआ था, तो 1829 में सती प्रथा का अंत। और आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। मृत्यु इनकी कहाँ पे हुई थी, ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे, तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खालसा पंथ के संस्थापक और सिखों के गुरुओं के बारे में ये प्रश्न है, और यहाँ से सिखों के गुरु के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के किस नंबर के गुरु थे, तो ये सिखों के 10वें गुरु थे। किस नंबर के गुरु थे? 10वें गुरु थे, और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अब सिखों के कुछ गुरुओं के बारे में देख लेते हैं। और सिखों के ये 10वें गुरु, इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे सिखों के ये अंतिम गुरु भी होते हैं। क्या कौन होते हैं? ये सिखों के अंतिम गुरु भी होते हैं। अब बात कर लेते हैं सिखों के कुछ गुरुओं के बारे में। तो देखिए, सिखों के जो 5वें नंबर के गुरु थे उनका नाम है अर्जुन देव। सिखों के जो 5वें नंबर के गुरु थे उनका नाम है गुरु अर्जुन देव। और इनकी पूछा जाता है कि इनकी हत्या किसने करवाया था, तो गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाया था जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दिया था। ठीक, अगर आपसे पूछे कि सिखों के जो 9वें नंबर के गुरु थे उनका नाम है गुरु तेग बहादुर। क्या नाम है उनका? नाम है गुरु तेग बहादुर। और तेग बहादुर की पूछा जाता है कि हत्या किसने करवाया था, तो इनकी हत्या जो है, ये ज्यादातर ये एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनकी हत्या किसने करवाया था, तो औरंगजेब ने इन्हें इस्लाम धर्म के ना स्वीकार करने की वजह से औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दिया था। कौन?
औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दिया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे और ये सिखों के 9वें नंबर के गुरु है। अब बात कर लेते हैं सिखों के जो गुरु थे दूसरे नंबर का, जिनका नाम है अंगद देव। अंगद देव से क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है? अंगद देव सिखों के गुरु थे दूसरे नंबर के, सेकंड गुरु थे। और इनका नाम क्या था? बचपन का नाम इनका लहना भी था। इनका बचपन का नाम लहना था। और इन्होंने किस लिपि की स्थापना की? तो इन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। किस लिपि की? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इतने प्रश्नों का हम लोग रिवीजन करेंगे। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह, और ये सिखों के 10वें नंबर के गुरु थे और सिखों के ये अंतिम गुरु थे। सिखों में 10 गुरु हुए और सबसे अंतिम गुरु जो थे वो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह, और सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक। ठीक, बात करते हैं अर्जुन देव के बारे में। हत्या किसने करवाया था? तो इनकी हत्या जहांगीर ने करवाया था। और ये सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे। गुरु तेग बहादुर जो सिखों के 9वें नंबर के गुरु होते हैं, इनकी हत्या औरंगजेब ने इस्लाम धर्म के न स्वीकार करने की वजह से करवा दिया। और गुरु अंगद देव जो थे, गुरु अंगद देव की नाम क्या था? इनका लहना था। और ये सिखों के दूसरे नंबर के गुरु थे। इन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। हाकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हाकी का जादूगर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को हाकी का जादूगर कहा जाता है। और मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे ही इनका जन्मदिन कब होता है? तो इनका जन्मदिन जो है वो 29 अगस्त को होता है। कब होता है इनका जन्मदिन? 29 अगस्त को। और इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। प्रति वर्ष इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अब मेजर ध्यानचंद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि मेजर ध्यानचंद से क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर आपसे पूछे कि इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? तो मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम गोल है। क्या है इनकी आत्मकथा का नाम? गोल है। ठीक, अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि शब्द पूछे जाते हैं ना एग्जामों में कि एक शब्द किस खेल से संबंधित है, तो देखिए पेनाल्टी कर्नर के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा था। पेनाल्टी कर्नर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो पेनाल्टी कर्नर जो है वो आपके वो हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से। इसके अलावा एक और शब्द है, अगर आपसे पूछे कि बुली शब्द जो ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, वैसे हॉकी से संबंधित बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में रिपीट करते हैं वो बुली और पेनाल्टी कॉर्नर शब्द। ठीक, ये किससे संबंधित है? ये दोनों शब्द हॉकी से संबंधित शब्द है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि हॉकी में खिलाड़ी कितने होते हैं, तो हॉकी में प्रति टीम खिलाड़ी कितने होते हैं? हॉकी में प्रति टीम 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 11 खिलाड़ी होते हैं। और क्या यहाँ से प्रश्न, अगर आपसे पूछे कि आगा खां कप किससे संबंधित है? आगा खां या फिर बेटन कप, ये दोनों किससे संबंधित है? आगा खां या फिर बेटन कप, ये दोनों संबंधित है हॉकी से। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनका जन्मदिन कब होता है? 29 अगस्त के दिन इनका जन्मदिन होता है और इस दिन हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। पेनाल्टी कॉर्नर शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। और बुली शब्द जो है वो भी हॉकी से ही संबंधित है। आगा खां कप या फिर बेटन कप, ये दोनों का संबंध किससे है? तो वो हॉकी से संबंधित है। और आत्मकथा इनका क्या है? मेजर ध्यानचंद की जो आत्मकथा है गोल है। और हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? प्रति टीम 11 खिलाड़ी होते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करिए। और आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। खुश रहना ज़्यादा जरूरी है। तो धन्यवाद।